ये सब। हाँ। ये पानी बंद कर दे बेटा। ये ज़्यादा अच्छा है ना, अभी धूप की टेंशन खत्म हो जाएगी और इसके लिए समझ में आएगा ऑक्सीजन पार्क के अंदर बैठे हैं। ओके, हम चर्चाएं चालू करें। इसके साथ साथ थोड़ा सा एक संक्षिप्त में परिचय हो जाए, फटाफट कौन कहाँ से हैं। मेरा नाम प्रखर है, मैं एनटीपीसी थर्ड से हूँ। ओके जी। नमस्कार सर, मैं ललित सोनी हूँ और मैं जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आया हूँ। ओके। और मेरे साथ 15 किसान बंधु भी आए हैं। हाँ। मैं भुवनेश्वर चौधरी, हाँ। एनटीपीसी लारा चपोरा से किसान हूँ मैं। हाँ हाँ। ललित कुमार गुप्ता, एनटीपीसी लारा, ग्राम बोरा खेरिया। गुलाब राम प्रधान, एनटीपीसी लारा, ग्राम बोरा खेरिया। इमरान फारूकी, मारोल तालुका यावल, डिस्ट्रिक्ट जलगांव से, एमपी से। ये फारूक इंतसाब, मारूल गांव, तालुका यावल, डिस्ट्रिक्ट जलगांव, महाराष्ट्र। मैं ठंडाराम बंजारा, रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ से, पुसौर। आप थोड़ा ना ये भी बताइए, आप किस विषय के लिए आए हैं? जैसे आप शायद केले के लिए आए हैं, एनटीपीसी शायद आप बैम्बू के लिए आए हैं। नहीं, केले के लिए। मैं जगदीश साहब, एनटीपीसी लारा, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से केले से संबंधित जानकारी प्राप्त। ओके ओके। मैं परमेश्वर गुप्ता लारा, एनटीपीसी लारा से केला संबंधित जानकारी के लिए आया। मैं एनटीपीसी लारा क्षेत्र से, छत्तीसगढ़, उसौर मेरा गांव आरमुड़ा है, केला से संबंधित जानकारी लेंगे। मैं राकेश पाटीदार, अंजल चचेरी, ये पपीता और केले की जानकारी के लिए आया हूँ। मैं अभिमन्यु पांडे, मध्य प्रदेश बड़वानी से, बड़वा जिले से हूँ, कपासथल गांव से, और बैम्बू की खेती की जानकारी के लिए आया हूँ। जयराम पंडा, ग्राम कांदागढ़, एनटीपीसी लारा, किले की जानकारी के लिए। मैं बसंत कुमार दलसना, एनटीपीसी लारा, देवल सूरा से आया हूँ, केले की खेती से संबंधित जानकारी के लिए। स्टार्ट करना चाहता है जिसको एबीसीडी नहीं पता है, हाँ, उसके लिए क्या क्या है वो मैं अमन प्रधान, मिले तो ग्राम मोहलई, एनटीपीसी लारा, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, केले की जानकारी के लिए आया। भैया हम लोग मैं गौरांग साहु, ग्राम पंचायत कांदागढ़, लारा, एनटीपीसी छत्तीसगढ़ से आया हूँ, केले की जानकारी के लिए। ये अच्छी बात है, ठीक है। नहीं, अच्छा हुआ आप लोग जो इतनी दूर से ट्रैवलिंग करके आए भी होंगे ना, तो जब आदमी घर से निकलता है और जहाँ पहुँचना है तो वो एक दिन पहले की तैयारी की कल निकलना है, तो दिमाग इतना कौतूहल में चलता रहता है, जाएंगे, ये बात करेंगे, वो करेंगे, इतना समय लगेगा। तो सारे प्रश्न जो होंगे उनको निकाल लो, अपन चर्चा शुरुआत करते हैं, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अभी लगभग केला है सभी, या बांस भी किसी का विषय है? केला और पपीता है। केला और पपीता। ये अच्छा है कि हम केले पर अभी थोड़ी सी चर्चा विस्तृत में करेंगे। आप किनके पास केला लगा हुआ है, जो भी लगा रहे कंटिन्यू? आप लोग लगा हुआ है, आपको अब लगाना है, आप शुरुआत करेंगे। केले में हम क्या समझ रहे हैं अभी, और आपके प्रश्न क्या है जो मेरे से आप पूछना चाहते हो? तो मैं उन विषयों को फ्रंट पे लूँ और बाकी फिर जो मुझे बताना है वो मैं चर्चा में लूँगा। तो आप में से किन्हीं के केले को लेकर प्रश्न हैं या? प्रश्न सर, पहला प्रश्न केले में जैसे एक बार लगाना है, और जो आपका रहता है कि उसको अनेक बार अनेक साथ मतलब लंबा चलाना है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलना है। ओके, हाँ। वो वाला हमको गाइडलाइन चाहिए, और जो मतलब सबसे अच्छा हो उपज में, कम खर्चा में, हाँ हाँ, ज़्यादा उत्पादन हो। मार्केटिंग तो भैया यहाँ से हमारे यहाँ बहुत अच्छा है अभी के डेट में, छत्तीसगढ़ में तो काफी, हाँ, यहाँ से केला जा रहा है, उल्टा हो रहा है। यहाँ से जा रहा है, करीब ना 200 किलोमीटर आसपास में हमारे केला लगा ही नहीं है। हाँ, लगा है तो कोई मतलब 100-150 पेड़ लगाया है, कोई बहुत कम है। हाँ, कोई आधा एकड़ लगाया है, इस टाइप के लगाया है, उसके बाद लगा ही नहीं है केला। ठीक है। और आप लोगों के कुछ जलगांव के क्या प्रश्न है? ऐसा है कि अभी हमारे एरिया में जो है 25-30 साल से जो खेती हो रही है, पहले जैसी होती थी, हाँ, उसी
तरीके से उसी पैटर्न पे हो, उसी पैटर्न पे आज भी हो रही है। हाँ। लेकिन वही केमिकल वगैरह जो तो अभी आपके हिसाब से जो हमको केमिकल रहित खेती करना है, हाँ ठीक है, तो जो आपका जो फॉर्मेट है 70-30 का, हाँ, वो हिसाब से वो समझना है। हाँ वो समझना है। ओके। और एक नया ये समझो ये खेत है, तो इसमें तो अभी बरसों से जो केमिकल के आया है उसमें सब है, लेकिन अचानक से उसमें 70-30 का यूज करेंगे तो वो पौधे को तुरंत यूज करेंगे तो क्या प्रभाव गिरेगा? जी। ओके ठीक है, ठीक है। मेरा एक सवाल है सर, जैसे मैं एनटीपीसी से हूँ, तो हम लोग को कुछ CSR और R&R का जो होता है उसके एक तहत तो मैं आपको रोकूंगा, किसानों को हेल्प करना एक चाहते हैं। सेकंड, एनटीपीसी का थोड़ा फुल फॉर्म बताओ ताकि बैठने वालों को पता जी। चले और पब्लिक को पता चले। एनटीपीसी का फुल फॉर्म है सर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और ये सर सरकारी विद्युत कंपनी है, विद्युत का उत्पादन करते हैं। Okay. और हमारे भारत देश में 1/4 बिजली जो है एनटीपीसी प्रोड्यूस करता है। Yes, yes. जी। तो बेसिकली सर मेरा सवाल ये है कि हम लोग जैसे हमारे किसान भाई लोग हैं, उनको हेल्प करना चाहते हैं, तो उस चीज़ में आप और मैं हम दोनों मिलके किसानों की क्या हेल्प कर सकते Yes, हैं? yes, yes. जो हमारा R&R CSR जो उसके प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप हमारी या हम दोनों venture में कैसे जॉइंट किसानों वेंचर की में मदद कैसे कर सकें? किसानों को मदद कर सके ताकि उनको आमदनी बढ़े और उनका फायदा हो, इसी ये सवाल है। हाँ, किसान को हमें सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है। हम एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं SSE, सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी, जो फार्मर के लिए है, जो पर्यावरण के लिए है, जो उस गांव के लिए है, जिस गांव की कम्युनिटी अगर हमसे जुड़ रही है, तो उसके लिए हमने बनाया है बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर किसानों का ही संगठन है। एक्चुअली भारत में हो क्या रहा है कि भारत के विकास के लिए कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन वो अप्लीकेबल नहीं हो रही। जैसे आप CSR से रिलेटेड हैं, तो सबसे सुंदर प्रोग्राम है वो कि भारत का विकास 4 गुना हो जाए, लेकिन रियलिटी में ग्राउंड में एप्लीकेशन होने में कहीं कहीं वो कम्युनिकेट नहीं हो पाते हैं, गैप मिलती है, या ऊपर से कुछ लोग आए हैं तो नीचे सपोर्ट नहीं हो रहा है, नीचे से कुछ अगर नहीं हो रहा है तो ऊपर से सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो ये जर्क है, बहुत सारा मेजर जर्क है। इसी के लिए हमने FPO बनाए हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिविजुअल सिंगल व्यक्ति का नहीं है, ये कम्युनिटी है और किसानों का संगठन है। और जैसे आपकी मनस्थिति है कि हम किसानों को सपोर्ट कर दें, ठीक है, तो पैन इंडिया हमारे पास कई सारे फार्मर जुड़े हुए हैं, MP, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। अब आपके साथ ये किसानों की टीम आई है जो ये केले को लेकर सीखने के लिए आई है, ये केला सीखेंगे और उचित लगा कि इनमें से कुछ किसान आगे बढ़ेंगे तो आप उन किसानों को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट इन द सेंस कि पौधे अवेलेबल कराना, सपोर्ट इन द सेंस कि उनके यहाँ बोरिंग नहीं है तो बोरिंग में मदद करना, सपोर्ट इन द सेंस कि फेंसिंग कराना, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ में NTPC किसानों का सपोर्ट करना चाहती है कि किसानों की आय सस्टेनेबल हो और अभी जो कर्ज में है वो कर्ज से मुक्त हो। कुल मिलाकर यही सीन है। तो इसमें बी किसान FPO आपके साथ इस तरीके से जुड़ सकता है। हम आज दिन भर रहेंगे भी साथ में, कई सारी एक्टिविटीज़ देखेंगे भी। हम फार्मर के साथ जा रहे हैं स्टार्ट टू एंड, जमीन की तैयारी से लेकर माल काट के बेचना और वापस अगली फसल की तैयारी करने तक, बनाना में और बैम्बू में, 2 चीज़ों में। SSE का मॉडल जो है सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी का, वो हम इसलिए भी लेकर आए हैं कि भारत के 90 या 95% किसानों की अगर हम बात करें तो उनकी जो खाता खतौनी है वो बैंकों में गिरवी पड़ी है, बराबर है। किसान को करना है कर्ज मुक्त, और वो आसान नहीं है, शब्द बहुत बड़ा है। इसमें आप जो पहल कर रहे हैं वो भी पहल ये इसी के लिए है कि किसान कैसे सस्टेनेबल हो, कर्ज मुक्त हो। गवर्नमेंट ने कई सारी पहल कर चुकी है, जैसे गवर्नमेंट का बीच में पोर्टफोलियो था किसान की आय 2 गुनी करना, वो पेपर पे है, होगी कैसे, कई सारे डेटा बने हैं, लेकिन एप्लीकेशन कैसे हो रही है वो पता नहीं है, धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। उसके लिए कुछ हमने थंब रूल बनाए हैं। मैं केले को फाइनली मेन टच करूंगा, कुछ लोग नए हैं तो अच्छा है, मैं शुरुआत से ही ले रहा हूँ। आप जैसे पुराने हैं तो आपको उसमें बीच में एड ऑन मिलेगा। पी किसान का पंच लाइन है, किसान खर्च आधा और उत्पादन ज्यादा। ये सूत्र है,
ऐसे कुछ हमने टैगलाइन और सूत्र बना लिए हैं। उन सूत्र से हम अगर चल रहे हैं तो हम सही दिशा में पहुंच रहे हैं। कई सारी टेक्नोलॉजी, आप आए छत्तीसगढ़ से, वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो 2010 में मैं छत्तीसगढ़ में जाकर केला की खेती सीखा। विमल चावड़ा जी बहुत बड़ा नाम है छत्तीसगढ़ में, है वेजिटेबल के फार्मर थे, अभी तो बिजनेस टाइकून बन चुके हैं छत्तीसगढ़ के। 3000 एकड़ से ज़्यादा खेती करते हैं। सीडलिंग का प्रोग्राम है उनका VNR के नाम से, और साइजेबल अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के लिए भी, खुद के लिए भी। वो छत्तीसगढ़ में सीखने वाले व्यक्ति हैं कि उनसे सीखना चाहिए। 2010 में मैंने उनका 500 रुपये का एक टिकट था, बड़वानी से हम कुछ 7 लोगों ने एक वो तूफान क्रूजर गाड़ी करी। छत्तीसगढ़ यहाँ से 700 किलोमीटर है लगभग रायपुर जी। एक दिन पहले निकले, नाइट हॉल्ट किया, तो जाना एक दिन पहले, नाइट हॉल्ट करना उसका खर्चा, फिर दूसरे दिन 500 रुपये की टिकट से 3 घंटे का उनका मीटिंग अटेंड करना और उनसे क्वेश्चन आंसर करना, तो दिन पूरा खत्म हुआ। दूसरे दिन रात रुकना और तीसरे दिन वापस आना। 3 दिन 2 रातों का जर्नी, जिसमें 2010 में 3000 रुपये मैंने कैसे इकट्ठे किए थे मैं ही जानता हूँ। जाना आना, मीटिंग अटेंड करना। तो छत्तीसगढ़ पहले काफ़ी केले में भूमिका अदा कर रहा था और काफ़ी केला हो रहा था। फिर वेजिटेबल में आगे बढ़ा, अब वेजिटेबल में भी क्रैश होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में अगर हम समझे तो सबसे ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी एडॉप्ट किया है छत्तीसगढ़ ने। मल्चिंग, डबल ड्रिप, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, तमाम तरह के केमिकल वाले खाद जो इम्पोर्टेंट है, सब छत्तीसगढ़ ने एडॉप्ट कर लिया। उसका साइड इफेक्ट ये आ रहा है कि केला मैंने 2010 में सीखा, अब मैं 2020 में सिखा रहा हूँ कि वापस कैसा आप ठीक करो। उल्टा हो रहा है ना। एक छोटी सी बात है छत्तीसगढ़ की, अच्छी भी है और दिल दुखाने वाली भी है। 1 रुपए का मिर्च का सीडलिंग पौधा जो आम सामान्य किसान के यहाँ लग सकता है और मिर्च पैदा हो सकती है, वो अब छत्तीसगढ़ में नहीं होता है। वहां पर अब ग्राफ्टेड चाहिए, वहां पर अब 10 रुपए का पौधा चाहिए। 1 रुपए वाले पौधे से छत्तीसगढ़ के किसान मिर्ची नहीं पका सकते, टमाटर नहीं पका सकते, बैंगन नहीं पका सकते। ये हकीकत है। आप लोगों को जानकारी 15 रुपये, सॉरी मैं 10 कम बता रहा था, 15 रुपये। जीरो लग गया पीछे, खर्चे कितने बढ़ा लिए हैं। और उत्पादन हमेशा केमिकल फार्मिंग में 100% केमिकल को जिसने अडॉप्ट कर लिया, उत्पादन ऐसा ऊपर जाता है, फिर धम से गिरता है। ऊपर जाता है 3-4 साल केमिकल से 30 कुंटल, 40 कुंटल, 70 कुंटल एकड़ पे मिर्च हरी का तोड़ा आ रहा है। किसी का 80 कुंटल 1 एकड़ में 15 दिन में हरी मिर्च का पिकिंग आ रहा है। ऐसा ग्राफ ऊपर गया, फिर धम से नीचे, विल्टिंग, पूरा खेत साफ हो गया। 3 तोड़े ले लिए, आगे जीरो। बच्चों को कौन सी जमीन देके जाएंगे? बैरल लैंड, बंजर जमीन। अच्छा है, अब सही जगह आए। तो कहने का ये मतलब है कि हाईटेक एडॉप्ट करना है, लेकिन हाईटेक एडॉप्ट करने के साथ साथ हाई परफॉर्मेंस पे जाने की चेष्टा करना है, लेकिन उसके साथ साथ हम ऐसी चीजें ना करें। नमस्ते, आइए आगे आ जाओ। कहाँ से हैं आप लोग? मैं दद्दर से हूँ, हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा से। हाँ। परिचय ले लीजिए। हाँ जी, किसान दरबार में बैठा था। आपका जरा परिचय। मैं नरेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट दद्दर, हरियाणा। फार्मर है? हाँ, फार्मर। मैं सुरेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट दद्दर, हरियाणा। पूरा भारत कहीं न कहीं से कनेक्ट होता ही रहता है। आप हरियाणा से इतनी दूर ट्रेवल करके आए हुए हैं, तो विषय क्या लेके आए हैं? किस विषय में चर्चा कर रहे हैं? तो अपना एक तो केले का है, एक हाँ, मैंने आपसे बात भी किया था काफी, तो उसके लिए आए थे। केला समझना है, केला भी है, बम्बू भी लगा लेंगे। बम्बू भी लगा लेंगे। जो समझ जाएगी वो लगा लेंगे। समझना है। ठीक है, हम केले की ही चर्चा कर रहे थे। कुछ फार्मर छत्तीसगढ़ से हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं, कुछ MP से हैं। तो एक्चुअली हर संडे गैदरिंग हो जाती है 100-150 लोगों की, 300 लोगों की। लेकिन अभी कोविड के कारण हम कम कर रहे हैं, थोड़ा प्रिकॉशन भी ले लें और 20-30 व्यक्तियों के साथ ही चर्चा हो। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। हम चर्चा ही कर रहे थे केले की ही। तो आगे साथ में बढ़ेंगे, दिन भर में आपको समझ में भी आएगा कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
अभी केला अगर हमें लगाना है तो मैं दोनों सीन पर बात करता हूँ। एक तो जो भारत में हो रहा है, जो बलराम के सिनारियो से आप बाहर निकल करके देखोगे तो वो आपको दिखेगा। दूसरा पार्ट है सिक्के के दो पहलू, एक है हेड, एक है टेल। टॉस होती है तो हमें एक ही तय करना पड़ता है कि हम हेड को पकड़ेंगे या टेल को पकड़ेंगे। दोनों को नहीं पकड़ सकते, आप निर्णय नहीं ले पाओगे। तो मैं इसलिए बता रहा था कि आप आज यहाँ पर आए हो तो थोड़ा समझोगे बलराम को, लेकिन जब खेत में एप्लीकेशन करोगे ना तो आपको हेड पकड़ना है या टेल पकड़ना है, दोनों नहीं पकड़ सकते, इसमें कंफ्यूजन आएगा। ठीक है, तो हम अगर माने कि मार्केट में क्या हो रहा है केले को लेकर, कुछ आपको पता होगा, बाकी मैं बतलाता हूँ। पूरा भारत केले की खेती कैसे करता है, पूरे भारत को केले की खेती कैसे सिखाई जाती है, कैसे समझाई जाती है, क्या प्रमोट किया जाता है किसान को। केले की खेती मतलब 5 बाय 5 पर लगाना है, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 5, 25 स्क्वायर फीट की जगह देना है। पहली बार की खेती करने के लिए पूरी दुनिया आपको गाइडलाइन देने आएगी। पौधे बेचने वाला, खाद बेचने वाला, एग्रोनॉमी जो कंसल्टेंसी फीस लेता है, वो पहली बार केला कैसे पकाओगे इसका सबके पास पोर्टफोलियो है पूरे भारत में। एक बार केले की खेती कैसे अच्छे से करो, दूसरे बार कैसे पकाना है पूरे भारत में किसी को पता नहीं है या बताना नहीं चाहता है, ये मुझे जानकारी नहीं, आप सर्च करना। तीसरी बार आपको निकाल करके कोई और फसल लेना है या वापस पौधा खरीद के लगाना है। ये मैं समरी करके सीन बता रहा हूँ कि भारत में केले की खेती ऐसे हो रही है। ठीक है, ये आप जलगांव तो देख ही रहे होंगे। दूसरा, इस खेती के अनेक फायदे हैं। अब फायदे गिनना चालू करना है। 5 बाय 5 पर हम जब पौधे लगाते हैं, 1750 पौधे लगते हैं, 28,000 का पौधा लगता है 1 एकड़ में। पौधे लगाते समय अच्छी से तैयारी करना है, खेत की जुताई अच्छी करना है और मशागत करना है। पहली फसल सुंदर आती थी 10 साल पहले, अब सिगाटोका आता है, तो पहली फसल 1750 पौधे लगाओगे, आपके 1 एकड़ में 18 से 22 टन का उत्पादन आता है और आखिरी की गाड़ियां पककर बिकती है जो अभी जलगांव ग्रसित है। खेत में पक जाता है, माल खरीदने के लिए व्यक्ति आते नहीं है। अभी जस्ट मैं अंदर बैठा था, हमारी बीके बनाना की गाड़ियां लोडिंग हो रही है आपके जलगांव से, राकेश लोडिंग कर रहा है। तो उसका फोन आया, भैया एक किसान का खेत है जहां पर उसने 5 बाय 6 का ग्राफ लिया है, तो फल जो टंगा है, फल के ऊपर 8 पंजे हैं, घार क्या बोलते हैं आप छत्तीसगढ़ में, घार में 8 पंजे हैं और उस पौधे में पत्तों की संख्या 6 से 7 है, जिसमें 5 बाय 6 का ग्राफ है, 30 स्क्वायर फीट का ग्राफ है। और उसी किसान ने 5 बाय 5 भी लगा रखा है एक ही खेत में, 5 बाय 5 और 5 बाय 6। तो 5 बाय 5 में 4 पत्ते हैं, घार में पंजों की संख्या 8, इधर भी 8। एक ही किसान एक ही दिन लगाया ट्रायल के लिए, 5 बाय 5 का आधा प्लॉट लगाया, आधा प्लॉट बाय 6 का लगाया, दोनों में माल कटिंग पे है। तो राकेश मुझे क्या पूछ रहा है, मेरी गाड़ी लोडिंग करने वाला लड़का हो जो ग्राउंड पे देख रहा है, वो पूछता है भैया, क्योंकि मैंने रेसिपी दे रखी है, पंजे 8, उस खेत में पत्ते 8 हैं, तो वो माल खराब नहीं होगा, पूरा जहां भेजना है दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा पहुंचेगा। पंजे 8, पत्ते 4, 3 दिन ट्रेवल करेगा, खेत में माल सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, मतलब गाड़ी में माल खराब हो जाएगा, क्योंकि पंजे के ऊपर पंजे वो हुप क्रिएट करेगा। पत्ते कम हैं तो उसकी क्वालिटी कम बनेगी। तो जस्ट उसको मैंने बताया कि भैया 8 पंजे और 4 पत्ते वाला माल आप चंडीगढ़ की गाड़ी बना रहे हो तो गाड़ी पहुंचेगी तीसरे दिन की मंडी है। जलगांव से चंडीगढ़ 1300-1350 किलोमीटर है। आज निकालोगे रात में चलेगी, दिन में चलेगी, कल रात में चलेगी, परसों पहुंचेगी, तीसरे दिन की मंडी है। तो 3 दिन में वो बफारे के कारण भाजी बनने वाला है, 50% से माल ज़्यादा खराब हो जाएगा, तो वो माल हम ले नहीं सकते भाई। ऐसे ही हर व्यापारी की मनस्थिति है जो जान चुका है जलगांव का रेट इसीलिए कम है। डीपली देखना चालू करो। सही। अब वो किसान की मजबूरी, भैया मेरा माल फिर कटवाएं, क्या करें? तो सिंपल लाइन में मैंने बोला 5 बाय 6 पर जो ग्राफ है उसका ये रेट है, 5 बाय 5 का ग्राफ है उसका आधा रेट है, क्योंकि माल ट्रेवलिंग करेगा, जाते तक पक जाएगा, तो वो व्यापारी हमको पैसे नहीं देना है, हम आपको पैसे देंगे कैसे? लेकिन किसान को ऐसा करके तो माल ले नहीं सकते, उनका माल तो सौदा करके ही लेना है।
तो मैंने जस्ट उसको टिप्पणी करी, जिसमें ज्यादा पत्ते हैं उसका रेगुलर रेट, जिसमें कम पत्ते हैं उसका आधा रेट। तो 5x5 में लगाने का ये फायदा है कि जब आप माल बेचोगे तो आधे रेट में बिकेगा। पौधे ज्यादा लगते हैं, बीज खरीदने में पैसे ज्यादा लगेंगे। एक ही साल कटिंग लेने में ऐसी परेशानियां आ रही जिन क्षेत्रों में केला ज्यादा है, क्योंकि एक सिगाटोका करके बीमारी है जो पत्तों में फंगस पैदा करती है, करपा आता है और पत्ते जल्द सूख करके भून करके सूखे होकर नीचे ड्रॉप हो जाते हैं। तो जब माल टंगा हुआ रहता है उस समय ज्यादा पत्ते होंगे तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा और केले में भरण पोषण अच्छा होगा। जब फल पौधे में टंगा हुआ है, पत्तों की संख्या कम होगी तो फल में भरण पोषण कम होगा, इसलिए ट्रेवलिंग कम होगा। साइंस है पूरा, कोई तुकबंदी नहीं है। तो 5x5 के अनेक फायदे हैं। पहले साल मशागत करके जतपत, ये हमारे निमाड़ का शब्द है, जतपत मतलब मुश्किल से, जैसे तैसे मुश्किल से आप केला बेचोगे कम रेट में। अगली कटिंग आएगी आपकी 1.5 साल में। पहली कटिंग 11-12 महीने में, 13 महीने में मल्ला खत्म होगा, खाली होगा। दूसरी कटिंग 1.5 साल, मतलब 2.5 साल में 2 कटिंग लोगे। ये भी फायदा है 5x5 का किसानों के लिए। तीसरी कटिंग लेते नहीं आएगी, आपको माल खेत को खाली करके साफ करके दूसरी फसल कोई सी लगाना है। ये पूरे भारत में ये सीन हो रहा है 5x5 की खेती। अब ये क्यों हो रहा है ये भी मैं थोड़ा सा बतला दूं। सभी किसानों को गाइडलाइन देने के लिए कौन आता है? जिसने टिश्यू कल्चर कंपनी बनाई है। जैसे रेवा, आप जहां पर हो, ये टिश्यू कल्चर कंपनी मेरे पौधे की है। अब अगर मैं किसान दरबार न लगाऊं और मैं लगाऊं रेवा फ्लोरा के पौधे बेचने की दुकान, दोनों में फर्क है, ध्यान से समझना है। मैंने आज लगाया किसान दरबार, आपके क्वेश्चन आंसर ले रहा हूं, तो हम उसकी बात करेंगे। और मैंने आज अगर लगाया कि रेवा फ्लोरा का मैंने स्टॉल लगाया और वहाँ पौधे की ट्रे है और मैं आपको पौधे बेचने की गाइडलाइन दे रहा हूँ, तो पूरे भारत में जिन्होंने टिश्यू कल्चर बना रखी उनका क्या स्टॉल है। मैंने रेवा की टिश्यू कल्चर बना रखी, वो मेरा एक स्टॉल है, उसके थ्रू मैं आऊँगा तो बातें क्या करूँगा कि मेरा पौधा ज़्यादा कैसे बिके, बार बार कैसे बिके। एक बार किसान मेरे से जुड़े, एक बार पौधा खरीदे तो हर साल कैसा पौधा ले। तो गाइडलाइन का पोर्टफोलियो क्या बना? 5x5। यही सारी गाइडलाइन किसान तक पहुंची। किसने पहुंची? उस कंपनी के एग्रोनॉमिस्ट ने। उस कंपनी ने जहां जहां भी हमने लिटरेचर लेटर भेजे हैं, बुद्धिजीवी किसान जो जुड़ चुके हैं कि मैं इतनी बड़ी कंपनी से जुड़ा हूं, उनका लिटरेचर मेरे पास है, तो उसमें ये लिखा है, तो उस हिसाब से खेती कर रहा है। तो उस बुद्धिजीवी किसान को देख करके वहां के 10 किसान किससे सीख रहे हैं? सीन में बता रहा हूं, पूरा ओरा सही है। ऐसा भारत में हो रहा है। जो पौधे बनाने वाली कंपनियां, उनकी तरफ से पोर्टफोलियो गाइडलाइन है, ज्यादा पौधा लगे, निरंतर लगे, हर साल लगता रहे, ताकि बिक्री होती रहे। उनकी गलती नहीं है। 20 करोड़ की लैब बनाई है, पौधा तो बेचेंगे ना, पोर्टफोलियो वैसा ही बनेगा। हम किसानों को देखना है कि हम क्या समझे, ये दोनों में फर्क है। दूसरा, जो फर्टिलाइजर की कंपनियां हैं, पेस्टिसाइड्स की कंपनियां हैं, मैं दुकानदार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो मैन्युफैक्चरर है, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर जो साइजेबल काम कर रहे हैं, जो फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर रहे हैं कंटेनर के कंटेनर, उनके एग्रोनॉमिस्ट, उनकी गाइडलाइन आ रही है नीचे तक। भाई अभी आप किसान खेती करते हो तो गाइडलाइन कहाँ से लेते हो? एक तो जिससे बीज पौध लिया उससे, दूसरा वो दुकानदार जिससे हमारा रिलेशन है, उस दुकानदार के पास गाइडलाइन कहाँ से है? जिस कंपनी का खाद, जिस कंपनी की दवाई उसके पास है। जैसे जल्दी समझ में आएगा, मेडिकल बनती है गोली दवाई, एमआर रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेडिकल दुकानदार को एमआर बोलेंगे ये स्ट्रिप है, इसका ये फायदा है, इससे रिलेटेड कोई आए तो बेचना है। डॉक्टर को भी वही रेकमेंड करते हैं। किसी भी मेडिसिन कंपनी ने जो बनाई है उसके एमआर आएंगे, वो डॉक्टर को भी गाइड करेंगे और मेडिकल वाले को भी, जो मेडिसिन रखता है उसको भी गाइड करेंगे। फार्मासिस्ट उसको भी वही गाइड करेंगे कि भाई इसका ये काम है, इसका ये काम है, आप इस तरह के व्यक्ति के ऊपर इसका R&D कर सकते हो। ये सब चीजें अंदाज पंचे दामोदर वाली। तो दुकानदार के पास जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड है, वो केवल इतना सीखा है, वो या तो BSc एग्रीकल्चर हो सकता है, या वो जनरल व्यक्ति था जिसने काउंटर खोल लिया है,
तो गवर्नमेंट ने अभी उसको स्किल डेवलपमेंट के साथ सर्टिफिकेशन किए हैं कि अब नए को तो लाइसेंसिंग दे नहीं रहे, जो बीएससी एग्रीकल्चर है उन्हीं को देंगे। तो उनके पास जानकारी कहाँ से है? कोई प्रोडक्ट आया तो प्रोडक्ट के कंपनी वाला सिखा के गया इसके लिए बेच, सिखा के कौन गया? जो उस कंपनी का मैनेजर है, एरिया मैनेजर है, सेल्समैन है, वो उस सेल्समैन को किसने सिखाया? जो मैन्युफैक्चरिंग किया उसके R&D के डिपार्टमेंट ने। तो नीचे गाइडलाइन क्या गई? केले में गाइडलाइन क्या आती है? 1000 पौधे पर क्या खाद डालोगे? जो केला लगा रहे हैं उनको पता होगा, एकड़ का खाद नहीं कोई बताता है, बराबर है? एक एकड़ में 5 बाय 5 में 1750 पौधे लगेंगे। और आपको जो व्यक्ति गाइडलाइन देने आएगा या जिस दुकानदार से आप मिलोगे वो गाइडलाइन देगा 1000 पौधे पर क्या खाद डालोगे। तो एकड़ पे कितना खाद गया? 1750 का, 1000 का नहीं गया ना। जैसे ही पर्ची लिखने वाला बोलेगा एकड़ का खाद कितना डालना है, वो खाद की मात्रा इतनी दिखती है। छोटी छोटी सी बातें हम किसानों को फाइन ट्यून करना पड़ेगा अगर किसान खर्च आधा करना है तो। समझने की चेष्टा करना, जो मार्केट में गाइडलाइन चल रही है वो मैं बता रहा हूँ। फिर हम आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। अभी आपके कैलकुलेटर दीजिए मुझे थोड़ा सा, मेरी भाषा शैली समझ में आ रही है? आप लोगों तक पहुंच रहा हूँ मैं? आ रही है। इनसे बात हुई, शिरीष भाई का फोन आया था, है? ठीक है। अभी जो 3 एकड़ वाला किसान, सबसे छोटा किसान रहता है 3 एकड़ में केला लगाने वाला, बाकी सब इससे बड़े रहते हैं। 3 एकड़ इसलिए कि एक गाड़ी की पूर्ति हो जाए, लोडिंग हो जाए, माल जब कटने आए। अगर आप 1 एकड़ में केला लगाओगे तो लोडिंग नहीं हो पाएगा, फिर रेट कम मिलेगा। तो मिनिमम किसान ने 2.5 से 3 एकड़ का एक पॉकेट लगाना चाहिए केले का। तो जनरल भारत में ऐसे ही लगाते भी हैं। अब 3 एकड़ में आपने केला लगाया और 1750 गुणित 3 5250 पौधे आएंगे। अभी आपको गाइडलाइन मिली 1000 पौधे पर खाद कितना डालना है, तो लगभग एक बताया पर्ची तो आप 5 गुना डालोगे। वहीं पर अगर आपको बोला गया कि 1 एकड़ में खाद कितना डालना है तो गुना क्या करोगे? 3 5 नहीं होगा ना। ये जो 2 आ रहा है ये बोनस है खाद बिकने के लिए 65%। ये लगभग 70-30 या 60-40 का रेशो है जो किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है। एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं है। मैं अभी, आप दिन भर साथ में रहेंगे, मैं बताऊंगा। तो भारत में जो केले की खेती हो रही है वो इस तरीके से हो रही है। एक बार लगाना है, दूसरी बार लेते नहीं आएगा, तीसरे बार उखाड़ के फेंकोगे। खाद 70% जो लगना था उसकी वजह 100% लग रहा है, तो 30 से 40% फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। और केला ऐसा पौध है कि जीवन में एक ही बार लगाना है। अगर सही से आपने सीख लिया तो आगे केला कभी खरीद के लगाना नहीं। एक्चुअली मैं बोलता हूँ केले में जो खेती कर रहे हैं उसको खर्चा नहीं बोलता हूँ, उसको निवेश बोलता हूँ। इन्वेस्ट किया आपने, पौधा खरीदा और एक बार लगा करके जीवन भर उसकी कटिंग ली, तो ये आपने निवेश किया। अब वहां से रिटर्न आ रहा है। और किसान क्या कर रहा है? खर्चा कर रहा है। एक बार पौधा लिया, अब वो गया खर्चे में, अगले साल उसका कोई काम नहीं है, वो हो गया खर्चा, डेड इन्वेस्टमेंट हो गया। और निवेश एक ही बार लगाया, रिटर्न आता रहे, रिटर्न आता रहे। तो किसान पाठशाला ने एक पोर्टफोलियो बनाया। अब मैं सिक्के के दूसरे पहलू की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए आप आए भी हो यहाँ पर, जो आपको सुनना भी है। किसान पाठशाला ने एक पोर्टफोलियो बनाया है कि एक ही बार केला लगाएं और निरंतर साल दर साल डिसीजन आप लो, कितनी फसल लेना है, कितनी हार्वेस्टिंग करना है। 10 साल वाला प्लॉट है हमारे पास, एक ही बार लगा करके 15 कटिंग ली है। 4 साल वाला प्लॉट है, 3 साल वाला प्लॉट है, 6 साल वाला प्लॉट है। जिस किसान के यहाँ एक बार केले का पौध लगाया, अगली बार पौधा खरीदना ही नहीं है, बस वहां से इनकम लेना है। जैसे आम का पेड़ लगाए 40 साल, ये पूरे भारत को पहली बार किसान पाठशाला तरफ से गया है। तो किसान को सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी में लेके जाना है तो उसके पास ऐसी गाइडलाइन पहुंचना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं किसान पाठशाला क्या कर रहा है, सिक्के का दूसरा पहलू। हम किसान को गाइड कर रहे हैं 5 बाय 7 पर लगाना है। लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7 केला अगर हमें प्लांटेशन करना है मिनिमम, कि एक बार लगाकर हम 3 हार्वेस्टिंग बहुत सुंदर लें, उसके लिए 5 बाय 7।
हमें एक बार लगाकर एक ही बार कटिंग लेना है तो 5/6 डिसीजन आप लोगों को लेना है, गाइडलाइन में बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से 5/6 पे जाओ ही मत। लेकिन किसी की मनस्थिति होती है कि मैंने बहुत सारे एग्रोनॉमिस्टों को सुन रखा है, मैं फसल चक्र करूंगा। बलराम तो कुछ भी बताता है, लेकिन मुझे तो केला निकाल कर तुअर लगानी है, तुअर निकाल कर गेहूं लगाना है। ये है एग्रोनॉमी की डेटा में कि आपने फसल चक्र करना चाहिए, वो है। अगर ऐसी किसी की मनस्थिति है तो 5/6 पर लगाओ, एक ही बार केला काटो, बहुत सुंदर आएगा। 5/7 पर लगाया 35 स्क्वायर फीट, तो एक बार लगा करके हम 3 से 4 कटिंग ले सकते हैं। 3 कटिंग बहुत सुंदर आएगी, 2 से 2.5 साल में 3 कटिंग आएगी, समय कम लगेगा, उत्पादन ज्यादा है। 5/8 पर लगाएंगे और थोड़ा ग्राफ बड़ा किया तो एक बार लगाकर 5 कटिंग बहुत सुंदर आएगी, प्रीमियम एकदम, 5 हार्वेस्टिंग, 3 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर 5 कटिंग। अगर एक ही बार लगाकर जीवन भर केला उसी प्लॉट से लेते रहना है। आपकी शादी हो गई है? अभी होगी, सगाई हो गई? नहीं। तो सगाई होगी, शादी होगी, फिर बच्चे आएंगे, उनके बच्चे भी केला काटेंगे, उनके बच्चे भी केला काटेंगे। अगर ऐसा पोर्टफोलियो करना है तो 5/9, समझ रहे हैं? बात बहुत बड़ी है, थोड़ी सी बाउंसर जाएगी, क्योंकि आज तक इस दिशा में किसी ने सोचा नहीं है, काम किया नहीं है, जो किसान पाठशाला ऑलरेडी कर रहा है। 2006 से हम इसमें लगे हैं। पूरे भारत में कई सारे R&D प्लॉट हैं। आज हम विजिट भी करेंगे, बाहर निकलेंगे तो विजिट भी करेंगे। तो ये चीज़ें संभव है। तो सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी पे हम किसानों को जाना ही पड़ेगा, तो ही वो जो बैंकों में पावती है या किसी लाला के पास है वो निकल के आएगी, हमारे पास रहेगी। हमारे यहाँ एक सिस्टम है सर, दिवाली पे धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है, और धरती माता हमारे लिए सबसे बड़ी लक्ष्मी है। मुझे जब होश आया ना, जब मुझे समझ में आया कि लक्ष्मी पूजन के दिन हम घर के सभी तालों की चाबियां रखते हैं, पर्स रखते हैं, पैसा रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, और जो हमारी असेट्स हैं उनके पेपर्स रखते हैं, गाड़ी के पेपर, तो ऐसे जमीन के भी खाता खतौनी खसरा रखते हैं वहाँ पर। लक्ष्मी जी की फोटो लक्ष्मी नारायण के साथ में इधर वो एक टोकरी बनी हुई रहती है, और उसमें फिर पूजा अर्चना होती है। आप लोगों को पता होगा, ऐसे मेरे यहाँ भी होता है। जब मैं समझा ना, होश में आया, तो मेरे यहाँ वो खाता खतौनी नहीं रहती थी उस बकेट में। तो मैं पूछता रहता था पापा को, यार ये कहाँ है? तो हमारा खेत तो है, उसकी आइडेंटिटी कहाँ है? वो आइडेंटिटी या तो किसी लाला के यहाँ या किसी बैंक में KCC की लिमिट के लिए वहाँ बैंक में पड़ी हुई है। क्यों? हम बिना कर्जे से तो खेती नहीं कर सकते। ये मनस्थिति पूरे किसानों की है, और किसान उस ट्रैप में अटक चुका है, खतरनाक अटक चुका है। मैं वहाँ से समझना की चेष्टा चालू करी कि इनका मेरे इस बकेट में वो खाता खतौनी आए कैसे। तो हम 2006 में जब सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी के किसान पाठशाला के तहत इस सिस्टम में बढ़े, तो मेरा एक ये लक्ष्य बना कि किसान की वो खाता खतौनी उस पूजन में, उस बकेट में रहना चाहिए, ना कि बैंक में गिरवी रहना चाहिए। ये थॉट प्रोसेस से हम आगे बढ़े 2006 से। अभी 2022 चल रहा है, लगभग 16 साल की 15 साल की कंटिन्यू जर्नी चल रही है। उसमें पूरे भारत के ही किसान जुड़ रहे हैं, जो बेनिफिट ले रहे हैं वो आगे आ रहे हैं। तो 5/6 के ऊपर कोई सा भी ग्राफ होना चाहिए। 5/9 सबसे सुंदर है। डिसीजन आपको लेना है। इसके फ़ायदे अब मैं बताता हूँ। जो मार्केट, यहाँ से निकल के जाओगे, आप किसी को पूछोगे केला, तो मैं पहले बता चुका हूँ, वो सारी बातें बताएगा। 5/5 अच्छा है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है, क्योंकि ये पूरा सीन है। डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्रोनॉमी, गाइडलाइन होल्डर, टिश्यू कल्चर लैब, फर्टिलाइजर, इनको सबको 5-5 पैसे 10-10 पैसे मिल रहे हैं। तो ये उसके इर्द गिर्द ही बात करेंगे। बलराम कितनी बात करेगा, आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, कुछ समझने देगा नहीं, और आपको बोलेगा बलराम पागल है, उसके पास जाके क्यों बैठे हो। अब मैं देखिए का दूसरे पहलू को कंप्लीट करता हूँ। 5/9, 1 एकड़ में 968 पौधे आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि आपने एक ही बार लगाया, जीवन भर लिया। आप 5/8 कर सकते हो, पंचवर्षीय योजना में जा सकते हो, 5/7 कर सकते हो, 3 बार लेना,
5x6 कर सकते हो, एक ही बार केला अच्छा है, अगली बार फसल चक्र करो, डिसीजन आपका है। कई सारी यूनिवर्सिटियों के साथ मेरी बैठक हुई है, तो यूनिवर्सिटियों की चर्चा इधर जाती है लेफ्ट में और मेरी चर्चा जाती है राइट में। अब हरियाणा से आया इसलिए मैं ये टच किया हूँ, याद आ गया मुझे। 4 साल पहले बरेली की यूनिवर्सिटी में बैठक थी, मुझे बुलाया था। उत्तर प्रदेश में केले को क्या किया जाए, इस पर विषय पर चर्चा थी। तो आसपास के हरियाणा के भी कुछ यूनिवर्सिटी वाले आए थे, सबकी चर्चा हो रही थी। किताबी ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ, वो गलत नहीं है, लेकिन संपूर्ण नहीं है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे एग्रोनॉमिस्ट एक चर्चा कर रहे थे और मैं दूसरी चर्चा कर रहा था। वहाँ पर एक करीब 13-14 लोगों की बैठक थी, उसका पूरा वीडियो मैंने किसान पाठशाला पर डाल रखा है। बरेली यूनिवर्सिटी किसान पाठशाला बलराम किसान, ये लिखोगे तो आएगा। तो वहाँ पर चर्चा हो रही थी कि उत्तर भारत में केले की खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो सभी एक सुर में बोल रहे थे कि भैया इधर केले की खेती नहीं हो सकती, क्योंकि आप लोग जब वहाँ पूछोगे कि मुझे हरियाणा में केला लगाना है किसी एग्रोनॉमिस्ट से, तो एक जवाब आएगा, हरियाणा में केला नहीं हो सकता। मेरा भाई है बड़ा लड़का, हाँ, वो बिहार उसमें साइंटिस्ट है। हाँ, उससे कभी बात करते हैं ना, उसको इतना ज्ञान है। मैं उसको बोलता हूँ, मैं एक आर्मी हूँ, मैं बोला तू कटेले भी नहीं उगा सकता, किस चीज का साइंटिस्ट है, ज्ञान ही नहीं है किस चीज का। वो खाली कागजों में रखता है ज्ञान, उसको ग्राउंड में कोई ज्ञान नहीं। तो उसके के साथ मैं यूनिवर्सिटी में भी चला जाता हूँ कई बार, तो उनकी कहानी और ही चलती रहती है। वो रखेंगे पौधे, वो कहानी बताते R&D करते रहते हैं एक फीट में, एक स्क्वायर फीट में R&D होती रहती है। वो गलत नहीं है, वो ठीक है। लेकिन आपने केले की किसी चर्चा करी हरियाणा में केला लगाना है, साइंटिस्ट से क्या बोले? मैंने की में उल्टा ही काम करेगा फौजी आदमी आप फौजी है तो वो ऐसा निकल के आएगा, फौजी उल्टा काम करेगा। मतलब क्या निकला कि हरियाणा में केला नहीं हो सकता क्योंकि क्लाइमेट सपोर्ट में नहीं। किताबी ज्ञान में क्लियर लिखा हुआ है और वो हकीकत है। 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर चाहिए केले को, 60% से ज्यादा नमी चाहिए, ऐसा वातावरण होगा वहां केला अच्छा ग्रो होगा। ये अनुकूल वातावरण है। अब स्पष्ट है वहां अच्छा ग्रो होगा, इसका मतलब है कि अगर ये वातावरण नहीं होगा तो ग्रो तो होगा ना, कमजोर होगा, बुरा होगा, कैसा भी होगा, ग्रो तो होगा ना। तो वहाँ यूनिवर्सिटी में जो 12-15 व्यक्ति थे, एक लाइन में उत्तर भारत में केला हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने जो पढ़ा है, हमने एग्रीकल्चर किया, हमने जो R&D किया, हम जो PhD होल्डर बने, हमने जो डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा में ये आता है कि उत्तर भारत में ठंडी चिल होती है, नीचे तक जाती है। पारा कभी कभी ऐसा होता है कि पत्तों पर बर्फ जम जाती है। तो इस जगह पर तो केला हो ही नहीं सकता, इस जगह पर तो केवल सेब होगा। ऐसी चीजें आती है, वो हकीकत है, गलत नहीं है। वो एक तरह से सोचने पर, किताब में अटके रहने पर। सिक्के का दूसरा पहलू है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आप कब से इस यूनिवर्सिटी में हो? बोले मेरे को करीब 7-7.5 साल हो गए। बरेली यूनिवर्सिटी, बरेली उत्तर प्रदेश में आता है। मैंने कहा थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का एक फोन करो, आप डीन हो यूनिवर्सिटी के, सारे कृषि विज्ञान केंद्रों को मेल कर दो, फोन कर दो, आपके क्षेत्र में केला कितना लगा है और कब से लग रहा है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ प्लांट हर साल लगते हैं, पिछले 100 साल से लग रहे हैं। ऐसा नहीं है नहीं लगता है। एक बात अलग है कि बलराम अभी घूमा और उसने ज्यादा वायरल किए वीडियोस वगैरह, तो आप सबको दिख रहा है उत्तर प्रदेश में इतना केला है। केला लग ही रहा है, पक ही रहा है। नेपाल बॉर्डर जहां ठंड माइनस में जाती है, वहां पर भी केला आ रहा है और वहां पर 40 किलो की घार आ रही है। मध्य प्रदेश में बड़वानी में अगर मैं केला पकाता हूं तो 25 किलो के ऊपर नीचे पकेगा, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट। उत्तर प्रदेश में मैं केला पकाता हूँ तो वहाँ 35 से 40 किलो पकता है, और किताब में लिखा है उत्तर प्रदेश में केला नहीं पकता है। मैंने ये जब उनके सामने आंकड़े रखे तो बहुत आश्चर्य से देखा। इनका देखो मत, मेरी पीठ पीछे इन आंकड़ों को R&D करो, टेबल पे लेके आओ। दिल्ली के पास एक खेड़ा गाँव है, वहाँ पर सुनील मान है और रजनीश मान, वो मेरे मामा सर्कल में है। वहाँ पर मैंने केला भेजा, चौथी कटिंग ली है उन्होंने। चौथी कटिंग का केला आया 65 किलो की घार। बड़वानी में 65 किलो, छत्तीसगढ़ में 65 किलो नहीं आएगा, टेम्परेचर ज्यादा है। उसका कारण है ठंडी जब जब ज्यादा होती है तो प्लांट समय लेता है। यहाँ पर 10-11 महीने में कटिंग आती है, वहाँ 14-15 महीने में कटिंग आती है। तो जब पौधा समय लेता है तो अंदर उसके विकास होता रहता है।
तो वो वहां पर उत्पादन ज्यादा आ रहा है। मैंने कहा सर आंकड़ों को ठीक करो, आपकी इसमें पीएचडी नहीं बढ़ाओ यूनिवर्सिटी में कि मध्य प्रदेश में ये क्लाइमेट है तो इस तरह का उत्पादन आएगा, छत्तीसगढ़ में ये क्लाइमेट है तो ये आएगा, दक्षिण भारत में 18 से 32 डिग्री है तो वहां ये उत्पादन आएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो उत्पादन आ रहा है उसको भी तो आंकड़े में ले लो। आप तो सीधा एक सिरे से खारिज कर दिया, उत्तर प्रदेश में केला हो नहीं सकता, जबकि एमपी से अच्छा हो रहा है। अभी मैंने उनको एक पोर्टफोलियो भेजा था, उत्तर भारत का पहला एक्सपोर्ट हुआ केले का, लखीमपुर खीरी। दलजीत सिंह किसान का नाम है, जो दिल्ली रहते हैं, पंजाब के हैं। 35,000 रेवा प्लस का पौधा लगाया था, नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ प्लॉट। उत्तर प्रदेश में ये, उत्तर भारत में ये भ्रांति है कि केला होगा ही नहीं, जबकि वहाँ 70-30 फार्मिंग फॉलो करके 5x7 पर लगा करके 14 अक्टूबर 2020 उत्तर प्रदेश का पहला एक्सपोर्ट, नवरात्रि की नवमी और दशहरा ऐसा एक ही दिन था शायद, उस दिन हैप्पी बनाना ने एक्सपोर्ट किया देसाई ग्रुप ने। अब उत्तर प्रदेश में कभी भी बात होगी कि पहला एक्सपोर्ट कब हुआ, तो ये तारीख निकल के आएगी 14 अक्टूबर 2020, नवरात्रि का आखिरी का दिन, नवमी वाला दिन। तो ये चीजें संभव है। तो किताबी ज्ञान जाता है लेफ्ट में और किसान पाठशाला का ज्ञान जाता है राइट में, जो एक्चुअल फार्मिंग फील्ड पे है। उस तरीके से हम बात करके आगे बढ़ते हैं। तो 5x9 पर 1000 पौधे हम गाइडलाइन देते हैं, 1 एकड़ में कितना खाद डलेगा उसकी। एक बार लगा करके 6ठे महीने ही नया पील रखना है, जो अभी हम खेत में जाकर देखेंगे। जैसे ये प्लांट लगा है उसका नया बेबी आता है नीचे से। एक ही बार लगाकर अनेक साल कैसे कटिंग लें, तो नया बेबी नीचे से रखना है 6ठे महीने। आज आपने 1 तारीख को प्लांटेशन किया, 6ठे महीने आपको नया बेबी रखना है। अभी फल आया नहीं है तो पूरी गाइडलाइंस है। जो किसान जुड़ते हैं उनको ऑफिस से 365 दिन का एक पोर्टफोलियो आएगा, कब क्या क्या करना है उसको टिक मारना है, उसको बोलते हैं BFS बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर। तो 6ठे महीने नया बेबी रखना है। पहली कटिंग आएगी 10वें महीने में चालू होगी, 11वें महीने में संपूर्ण हो जाएगी। जो पौधा है उसका जो फल नीचे टंगा हुआ है, पहली कटिंग आधी हुई उस समय तीसरा रखना है। अभी पहला खड़ा है, दूसरा रखा हमने 6 महीने में, तीसरा बेबी कब रखेंगे? पहली कटिंग चालू है, लास्ट चल रहा है, 50% से ज्यादा हो गई है, पहला हार्वेस्टिंग चालू है, माल निकल रहा है, उस समय हम तीसरा रखेंगे लगभग 12वें महीने में। मतलब एक बार पौधा लगाया तो हर 6 महीने में नया बेबी लेंगे। नीचे से शक्कर आते रहते हैं, उनको हम रखेंगे कि अब इससे नया पौधा बनेगा। तो इससे होता क्या है, खेत में भी हम देखेंगे, पहली हार्वेस्टिंग 10-11 महीने में, दूसरी हार्वेस्टिंग 6 से 8 महीने में। पूरे भारत में आज तक ऐसा किसी ने सोचना ही नहीं समझा कि केला कभी 6 महीने में भी कटिंग आ सकती है, जो हम ले रहे हैं। हम फील्ड पे जाकर देखेंगे। तो सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी होगी कब? और किसान एक बार अपने खेत में निवेश करे और बार बार वहां से रिकरिंग रेवेन्यू लेता रहे। तो इस तरह के मॉडल पर हम काम कर रहे हैं केले में, गन्ने में। बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इस तरीके से काम कर रही है। तो आपके NTPC के साथ हम ऐसे GV साइन करके किसानों को शिक्षित करना, पूरी ट्रेनिंग्स देना, किसानों को प्लांट चाहिए तो प्लांट अवेलेबल कराना, उनको पूरी गाइडलाइन देना, उनका माल बायबैक करके सेल करना। किसान को ये 3 चीजों की आवश्यकता रहती है, सीडलिंग, गाइडलाइन और मार्केटिंग। तो बी किसान का एक पार्ट और है BK बनाना, जो पैन इंडिया केले की खरीदी करते हैं। तो कुछ हम डोमेस्टिक में दे रहे हैं, कुछ हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अगर साइजेबल किसान है, 100-200 एकड़ एक साथ लग रहा है, तो हम पर्टिकुलर एक पॉइंट को टच करके जाएंगे कि हम उत्तर भारत को माल सप्लाई करेंगे, या हम एक्सपोर्ट को एक को अटैच करके 50% एक्सपोर्ट करें, 50% उत्तर भारत में दें। ऐसा हम पहले दिन तय करके आगे बढ़ सकते हैं। और किसान के साथ आपको CSR फंड एक बार निवेश करना है, उसकी सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाना, ये आपकी स्टोरी बनेगी और ये बेंचमार्क बनेगा। वो किसान आगे कंटिन्यू आप पर आश्रित रहना बंद। एक्चुअली सही चीज तो यही है ना, एक बार उसको लिफ्ट मिल गई, सपोर्ट मिल गया, अब किसान खुद चल पड़े।
और वो सक्सेस स्टोरी बने और उस क्षेत्र को प्रभावित करे, उस गांव को प्रभावित करे, उस समाज को प्रभावित करे कि हमने कहीं से ये सपोर्ट लिया, कहीं से ये गाइडलाइन ली, अब हम खुद निरंतर चल रहे हैं, अब हमें कुछ ही लाठी की आवश्यकता नहीं है। सर आए एनटीपी से लारा से, सर मैं एनटीपी से खरगोन से आया हूँ। अच्छा। सेल्दा के पास है जो, तो वहाँ भी मैं हमारे यहाँ कसरावत में होती है इसकी बनाना की, पर सेल्दा के आसपास नहीं होती बिल्कुल, बेड़िया तक सिर्फ कसरावत में होती है लास्ट। तो हमारे वहाँ भी किसान इंटरेस्टेड है, तो मैं इसलिए पहले देखने आया हूँ कि विषय समझ लूँ, उसके बाद हम किसानों को बुलाएंगे। नहीं, आराम से आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, दिन भर हम समझेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया कि अगर किसान पाठशाला से जुड़े तो केले की खेती कैसे करेंगे। छोटा सा उदाहरण, वही जो मैंने पहले बताया था। हाँ जी भाई, नो पट से पकड़ में आया। 5000 पौधे का खाद नहीं डालेंगे, 3 एकड़ का खाद डालेंगे। ये पहले दिन से कम होगा। 5000 पौधे नहीं लगाएंगे, 3000 पौधे लगाएंगे। पहले दिन से किसान कर चाहता हो। एकड़ पे 18 से 25 टन का उत्पादन आएगा पहले साल, अगले साल 25 से 30 टन का उत्पादन आएगा, तीसरे साल 30 से 35 टन का उत्पादन आएगा। मुझसे जुड़ करके गाइडलाइन लेना अच्छी बात है, जरूरी नहीं है कि हम जीवन भर साथ में रहें, लेकिन सूत्रों को ध्यान रखना है कि आप किसी भी व्यक्ति से केले की गाइडलाइन ले रहे हो तो पहली फसल अगर 20 टन आती है तो दूसरी हार्वेस्टिंग 22 से 24 टन आना चाहिए। रटून अच्छा आता है, बढ़ता है, हेल्दी होता है, ये सूत्र है केले का। मार्केट में क्या हो रहा है, पहला 20 से 25 टन, दूसरा 15 से 17 टन डाउन। पहला 10 रुपए में बिकेगा तो दूसरे का रेट बोलेंगे 7 रुपए। रटून लेता नहीं, कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि गाइडलाइन ही रटून की मार्केट में पहुंची नहीं। एक चीज हम सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी में और किसानों को टच कर रहे हैं, गांव-गांव हम होर्डिंग लगवाने का किसानों को बोल रहे हैं, और जहां हमसे लगवाने की मदद चाहिए वहां हम लगाते हैं माल बिक्री के लिए। जैसे आप यावल से है ना, मारुल हाई स्कूल के पास, हाँ, मारुल में हर घर में केला है लगभग, है ना, ठीक है, नावी मारुल। तो क्या मारुल में कोई व्यापारी गांव में एंट्री करता है, नया व्यापारी कोई गया, पुराने जो है वो तो ठीक है, नया कोई गया तो उसको पता है कि आपके पास कितना केला है, कब कटिंग आएगा, आपके पास कितना है, कब कटिंग आएगा। और वो नया व्यापारी गांव में गया और उसने कहीं पान दुकान पे या कहीं पर पूछा तो सीधा कनेक्शन जाएगा पुराने व्यापारी के पास। यार वो कोई मल्ले ढूंढने के लिए घूम रहा है यार, तो झट से उसको गोलमोल करके एक आदमी हाथ में लेकर के चलो नाश्ता खाना करके, वैसे उसको थोड़ा कुछ कमीशन दे दे। बाहर के बाहर मारुल में एंट्री की जरूरत नहीं है। ये व्यापारियों का एक सीन है, ये हमारे साथ बीत चुका है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, हमने जब 2006 में किसान पाठशाला चालू किया तो हम सीख रहे थे, आप जैसे मेरे साथ में बैठे हैं ऐसे सीखने के लिए आए कुछ न कुछ। ऐसे हम पूरे भारत से सीख रहे थे कि जो अच्छे एग्रोनॉमिस्ट उनको बुलाएं और सीखें। किसान पाठशाला का एक स्लोगन है, लर्न एंड टीच हियर। यहाँ पर सीखना है और सिखाना है। अगर आपके पास हो तो देके जाओ, कुछ यहाँ मिल रहा है तो लेके जाओ। किसान पाठशाला कोई रजिस्टर्ड प्रोग्राम नहीं है, और हम आगे भी चाहेंगे इसका कोई बैंक अकाउंट न बने। कई सारे मित्रों ने बोला इसको ट्रस्ट बना लो, इसको एनजीओ बना लो, इसको सेक्शन 8 बना लो। हम सबसे नट गए। जैसे ही बैंक खुलता है सर, उसमें 10 पैसे जाएंगे, 5 पैसे निकलेंगे, 3 पैसे जाएंगे, 2 पैसे निकलेंगे, वो एक जलेबी चालू, कॉमर्शियल इंटरेस्ट उसको हमने 0 रखा है। एक ही सिंगल खिड़की है, यूट्यूब पर, गूगल पर एक चैनल है किसान पाठशाला का, पूरा इंडिया और इंडिया के बाहर के, वहां आकर सीखो और सिखाओ। कुछ गलत लग रहा है कमेंट्स में बोलो, हम सुधार करेंगे। कुछ आपको प्रेजेंट करना है, नंबर है, वीडियो भेज दो, वो पूरी पब्लिक में जाएगा। सीखना और सिखाना। 2006 में हम जब ये कर रहे थे तो 2010 में हमें पता चला कि सीखना हो गया, अब बेचना करना पड़ेगा, नहीं तो हम सीखते सीखते बेच तो पा नहीं रहे। पूरा कंप्लीट साइकिल होना चाहिए। तो 2010 में हमने समझा, मेरा केले में इंटरेस्ट गया, कुछ मित्रों का मिर्च में, कुछ का टमाटर में गया, कुछ अनाज कर रहे थे। तो यहाँ से हमने देखा कि केला जो जाता है और उत्तर भारत दिल्ली की मंडी में जब बड़वानी की गाड़ी जाती है, दिल्ली की मंडी में, आजादपुर मंडी में, तो वहाँ पर्ची जाती है भूसावल के नाम से। 2009-10 में ही हमने सीखा। तो फिर हमने किसानों ने इकट्ठा होकर, एक सबसे पहली मेरी समिति थी संत कृपा समिति, 21 किसानों की। इसमें 21 किसान इकट्ठे हुए, एक कार्ड बनाया,
4-6 किसानों के नाम लिए, जैसे मैं केले में इंटरेस्टेड था, केला खरीदना हो तो बलराम को फ़ोन करें, टमाटर खरीदना हो तो जयदेव पाटीदार को फ़ोन करें, भिंडी खरीदना हो तो अनिल को फ़ोन करें। ऐसे कार्ड बनाए और हमने एक 5 दिन का टूर लगाया, पूरे उत्तर भारत में कार्ड बांट के आए कि बड़वानी में केला होता है, भिंडी होती है, टमाटर होती है, गिलकी होती है। अब यहाँ का टमाटर जो जाता था नासिक के नाम से जाता था, क्यों? व्यापारी यहाँ नहीं आ जाए, वरना यहाँ का रेट बढ़ जाएगा और हम यहाँ से जो कमा रहे हैं वो टूट जाएगा। ये रियलिटी है, हम किसानों को झांकना पड़ेगा। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ की मार्केटिंग को हमें हमारे हाथ में लेना पड़ेगा किसानों के। तो हमने 2010 में कार्ड बांटे पूरे उत्तर भारत में। तो आज ये कंडीशन है कि बड़वानी से केला एक्सपोर्ट होता है, डायरेक्ट सारे व्यापारी है। बड़वानी से पूरे उत्तर भारत में, पैन इंडिया में केला जाता है। पर डे की 30 से 40 गाड़ियां बनती है बड़वानी से, मतलब बड़वानी क्षेत्र से। टमाटर की ये कंडीशन है कि 20-20 ट्राले पर डे बनते हैं। भिंडी की ये कंडीशन है 2-3 ट्राले रोज के बनते हैं। पहले ये जाता था नासिक के नाम से, नासिक जाके ढूंढेगा कोई मिलेगा नहीं। तो हमें ये करना पड़ेगा कि आपके मारुल में एक बोर्ड बनाओ, किसान इकट्ठे हो जाओ। बोर्ड बनाने में सहयोग चाहिए, मैं हमारे बी किसान एफपीओ से भेज दूंगा। इरेज करने वाला चाहिए कि साफ हो जाए, नया लिख दे। मारुल में अगर 30 किसान केला लगा रहे हैं, कोई भी गांव में एंट्री हो रहा है तो वो बोर्ड पर देखें केला बेचवाल किसान, ठीक है, रमेश का, सुरेश का, फारूक का, उमेश का, जगदीश का, महेश का, 3 एकड़ है, इतना माल रेडी है, इतना माल रेडी है। ये मोबाइल नंबर है। अभी कोई व्यापारी गांव में गया, उसने वो तख्ती पढ़ी, किसको पूछना है? उस तख्ती के सामने जो फोन नंबर उसको डायल करना है। फारूक भाई, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बोर्ड के नीचे, मल्ला देखने जाना है। आया समझ में? ये छोटी सी शुरुआत करना है सेल्फ सस्टेनेबल के लिए। आपको किधर घूमने की जरूरत नहीं। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप छत्तीसगढ़ से 15 किसान आए हो, आपने केला लगाया है, लेकिन किसी के यहाँ 3 टन की कटिंग है, किसी के यहाँ 7 टन की कटिंग है, किसी के यहाँ 2 टन की कटिंग है, किसी का पूरा बगीचा खाली हो रहा है, लास्ट में थोड़ा सा माल बचा है, किसी के यहाँ बगीचे की शुरुआत हो रही माल कटने की, तो केवल बाउंड्री का कटिंग आया, अंदर कटिंग आया नहीं। किसी के यहाँ भर पल्ले कट रहा है तो उसके यहाँ गाड़ी लोडिंग हो सकती है, लेकिन इन दोनों किसानों के यहाँ का माल कहाँ जाएगा? तो वो बोर्ड पे लिखा होगा कि मेरे यहाँ 2 टन माल बचा है, मेरे यहाँ 4 टन माल बचा है, मेरे यहाँ 10 टन है। अब किसी ने गाड़ी किसी मल्ले में लगाई, वहाँ माल खत्म हो गया, वो बोर्ड पे जाके देख लेगा 3 टन किसके यहाँ है, फोन करेगा, भैया मेरी गाड़ी अधूरी है, मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ। ये कम्युनिकेशन गैप हमने ओपन कर दी, डायरेक्ट सबको पता कर दिया। केवल इतना ही चाहिए, जिस गांव में जो फसलें हो रही है उसका एक बोर्ड होना चाहिए। ये आप भी CSR के तहत पहल कर सकते हो, गाइडलाइंस दे सकते हो, ये अलग यूनिक चीज जाएगी। ये हमने बीके बनाना ने चालू किया है। उस गांव का बोर्ड होना चाहिए, फसलें, किसान का नाम, कितना माल इस सप्ताह उसके पास रेडी, इस सप्ताह का लिखो, पूरा नहीं लिखना है, इस सप्ताह किसके पास है और उसका मोबाइल नंबर, बस। अभी व्यापारी गांव में एंट्री करेगा ना, किधर पूछना नहीं, बोर्ड के पास खड़ा होना सब पता चलेगा और किसान का रेट ऊपर बढ़ेगा। क्योंकि जो 2 किसान उस गांव, व्यापारी जो उस गांव को लीड कर रहे हैं ना, उनकी बजाय 20 किसानों की नजर, व्यापारियों की नजर बोर्ड पे जाएगी। उसका एक सिंपल फॉर्मेट बनेगा, बोर्ड का फोटो खींचा, झट से व्हाट्सएप किया, तारीख जाएगी साथ में, गांव का नाम जाएगा, इस गांव में क्या है, सभी के लिए ओपन। पर व्यापारी गाँव तक जाए तो, व्यापारी तो मंडी के बाहर गाँव जाते नहीं है। नहीं, अलग अलग चीजें खरीदने के लिए जाते हैं। जैसे केला है उसके लिए गांव में जाते हैं, टमाटर है उसके लिए गांव में जाते हैं। 2 तरह के व्यापारी इन द सेंस, एक है लोडर, मैं लोडर बोलना था, मैं व्यापारी बोल रहा हूँ, जो फार्मर से कलेक्ट करके लोड करके व्यापारी तक भेज रहे हैं। व्यापारी नहीं जाता है, वो नीचे ऑर्डर प्लेस करता है, तो लोडर वहां से माल उठाते हैं, केला है, टमाटर है, गेहूं है, कपास है, भिंडी है, जो ग्राउंड के लोडर हैं वो उठाते हैं, वो व्यापारी तक भेजते हैं। व्यापारी फिर 3rd पॉइंट तक भेजता है, 3rd पॉइंट फिर रिटेलर को देता है, और रिटेलर फिर लास्ट में देता है। कई सारे किसान बोलते हैं कि 10 रुपए का बिक रहा है मेरे पास, ठेले में 50 रुपए का बिक रहा है, तो उसके पीछे पूरी चेन है, लोडर, व्यापारी, फिर कलेक्शन करता, फिर रिटेलर, उसने ग्रेडिंग करके रिटेलर को दिया, और रिटेलर फिर पब्लिक को देगा। तो इस चेन में पूरा 1 का 4 होता है।
और वो स्वाभाविक ही होगा, वो आपके मेरे हाथ में है नहीं। लेकिन जो 1 मिल रहा है वो 1.25 कैसे मिले, केवल ये हमारे हाथ में है। उसके लिए बोर्ड बनाना चालू कर दो। जाने के बाद मारूल में एक बोर्ड लगाने की व्यवस्था करो, उसमें जो पैसा लगेगा पहला मेरे से ले लेना। ठीक है, तो शुरू करेंगे, शुरू करो। लेकिन सर ये एफपीओ से जुड़ने पे भी ये काम हो सकता है 100%। एफपीओ फिर फ्री में आपके यहाँ लगा देगा। जो किसान को जो सामने वाला व्यापारी जो रेट दे रहा है उससे भी ज्यादा उसको मिल सकता है आराम से। तो ये जो किसान का उसका खुद का जो कीमत बोले वो कीमत में एक्चुअली जा सकता है। एफपीओ की रचना ही इसलिए हुई है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि किसानों के लिए खुद किसान काम करे। आपके लिए आप खुद काम करो। आप अभी क्या कर रहे हो, पैदा कर रहे हो। बिक्री का कॉन्सेप्ट नहीं है और पैदा करने में जो एग्री इनपुट लग रहा है उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। आप बीच में बैठे हो। आपकी इनकम सस्टेनेबल होगी कैसे और बढ़ेगी कैसे, उसके लिए ही एफपीओ है। और आने वाले समय में किसान को फाइनल टचअप देने का काम ओनली एफपीओ से ही होने वाला है। तो किसान को लगता क्या, एग्री इनपुट, कि खेती में पौधा, खाद, दवाई जो लगी उसको बोलते हैं एग्री इनपुट। खेती में जो सामग्री लगी और खेती से जो प्रोडक्शन हुआ वो हुआ एग्री आउटपुट। तो एफपीओ के 2 ही काम है, एग्री इनपुट में किसानों की मदद करना, एग्री आउटपुट अच्छे से करवाना, सस्ते दामों पर कैसे मिले और महंगे दामों पर कैसा बेचे, ये एफपीओ का काम है। तो एफपीओ कौन, आप इकट्ठे हो जाओ, आप खुद एफपीओ, किसान खुद ही इकट्ठा हो। जो फार्मर नहीं है वो एफपीओ में सदस्य नहीं बन सकता। एक क्रिस्टल क्लियर लाइन है। तो आपके गांव के किसान इकट्ठे हो जाओ, आप एफपीओ बना लो, सारी जो गाइडलाइन चाहिए मैं दे देता हूँ, या बी किसान एफपीओ बना हुआ है उसमें जुड़ जाओ, जैसा उचित लगे। एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एफपीओ और एक होता है एफपीसी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। तो बी किसान जो है वो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन आपके गांव, आपके शहर, आपके तहसील, आपके जिले तक सीमित है। उतना आप फैलाव कर सकते हो, उतना आप बढ़ सकते हो। और एफपीसी जो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, पैन इंडिया और इंडिया के बाहर के फार्मर भी उसमें जुड़ सकते हैं। तो हमने क्या किया है, हम पूरे भारत के किसान कनेक्ट है तो हमने एफपीसी बनाया है। तो आपके मारूल जलगांव के किसान भी उसमें जुड़ सकते हैं और हमारी सारी सुविधाओं का लाभ आप वहां पर ले सकते हो। उसमें अलग से नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, अलग से बनाना हो तो हम मदद कर देंगे। अलग से नहीं बना के हम किसी से जुड़ना चाहे तो कैसे करीब के गांव वाले से जुड़ सकते हैं, किसी से भी जुड़ सकते हैं, सौदा है, रावे है, किसी से भी जुड़ सकते हैं, किसी से भी किसी से भी जुड़ सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि काम कौन सा एफपीसी एफपीओ कर रहा है। एक, हम जुड़ गए, वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं, काम नहीं हो रहा है। दूसरा, जो काम कर रहा है उसको ढूंढ कर जुड़ो तो वहाँ काम हो आपके वहाँ। आपके नहीं, बी किसान से भी जुड़ सकते हो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कंफर्ट जोन जो लगे। जैसे अभी एनटीपीसी किसान दरबार में आ जाइए समझने के लिए, तो कहीं से इनके पास चर्चा गई होगी ना कि बलराम कुछ कर रहा है। सर, बलराम के पास कुछ 2 चीजें हैं जो हम उनको बताएंगे, जो हम उनसे लेंगे। एक्टिव जोन चालू है। मैंने जो आइडिया दिया कि आपके यहाँ बोर्ड लगाओ, मैंने पहले क्या बोला, बोर्ड के पैसे मेरे से ले लेना। मैं क्यों दिलेरी से बोल पाया, क्योंकि मेरे पास किसानों का संगठन है। मैं बोलूंगा ना मारूल गांव के किसान में हमने ये बोर्ड डोनेट किया है, समझ में आ रहा है, तो घर से पैसे जा रहे हैं। ग्रुप संगठन का हमने एक बीज रोपण किया आपके मारूल में। तो ये चीजें सही दिशा में जो एक्टिवनेस है और सही संगठन जो है उनके साथ तो संभव है। एफपीओ में सर कुछ गवर्नमेंट का भी योगदान रहता है ना, काफी सारा योगदान है, काफी योगदान है। वो भी काफी सपोर्ट करती है। हाँ, गवर्नमेंट काफी सपोर्ट करती है। एफपीओ के लिए कम से कम 5 डायरेक्टर होना चाहिए, 1 महिला होना चाहिए, मैक्सिमम 15 लोग हो सकते हैं डायरेक्टर। सदस्य अनलिमिटेड हो सकते हैं कितने भी, ठीक है। गवर्नमेंट नॉर्म्स में कम से कम 300 सदस्य होना चाहिए। वो गवर्नमेंट के ऑथोराइज पोर्टफोलियो में आते हैं कि ये एफपीओ ठीक है। उनको फिर नाबार्ड की तरफ से फंड भी मिलता है। अगर आपके एफपीओ को कुछ वहाँ यूनिट लगाना हो, कुछ वैल्यू एडिशन करना हो तो लोन मिलेगा, कम से कम ब्याज दर पे मिलेगा, सब्सिडियाँ मिलेगी। एफपीओ चलाने के लिए एक आप व्यक्ति रखोगे तो उसकी तनख्वाह मिलेगी। एफपीओ चलाने के लिए आपने कोई
ऑफिस लिया है तो ऑफिस खर्च मिलेगा। ये पूरा गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो, खुद आगे बढ़ सकते हो। ये आपका एपीओ और गवर्नमेंट का एपीओ सेम है, सेम अलग है कि नहीं एक ही है? सेम है। एपीओ मेरा या गवर्नमेंट का ऐसा नहीं होता है। एपीओ ओनली खुद आइडेंटिटी है, एपीओ होता है एक। उस एपीओ में उस क्षेत्र के या उस देश के, उस गांव के, उस शहर के, उस जिले के किसान होते हैं, ठीक है। उस एपीओ में काम क्या होगा, वो जो किसान जुड़े हैं उनकी क्या क्या आवश्यकता है वो काम होगा। गवर्नमेंट केवल इतना करता है कि आपने एपीओ बना लिया है, आप सारे नॉर्म्स फुलफिल कर रहे हो तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। वो गवर्नमेंट का एपीओ नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। जैसे मैंने यहाँ के क्षेत्र के लिए एपीसी बनाया है कि मैं पूरे इंडिया में ही काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एपीसी बनाया, तो गवर्नमेंट हमें भी सपोर्ट कर रही है। मेरे पास 3000 के लगभग फार्मर है, तो हमें जो चीज़ों की आवश्यकता लगती है, मैं एक लेटर लिखता हूँ कलेक्टर को, हम 3000 किसान हैं, ये एफपीओ है, मुझे इन किसानों के लिए 2 चीज़ें चाहिए। सिग्नेचर 3000 है। अभी कलेक्टर क्या करेगा, पहले तो पन्ने ही पढ़ता रहेगा कितनी सिग्नेचर है, तो मना कर सकता है। एक एफपीओ जहाँ 15 किसान है, केवल वो डायरेक्टर बॉडी है, उसका लेटर गया, हमें 2 चीज़ें चाहिए। कलेक्टर क्या बोलेगा, अरे पैसे बनाने के लिए डायरेक्टर केवल आ गए, बराबर है। रियल में काम किधर हो रहा है, वहां पर सपोर्ट आता है। समझ में आया? अगुवाई कौन करेगा? मारुल में एफपीओ बनाओ, अगुवाई आप खुद करो। अगुवाई करने के लिए क्या चाहिए, रोज 3-4 घंटे चाहिए। किसानों से मिलो, बात करो, 300 किसानों को इकट्ठा करो। वो मेंढक को तोलने जैसी बात है। ये सही, ये बात है। आपके धूले में जो है बी किसान से जुड़ के किसान पाठशाला आज इधर लगा है, वहाँ भी चल रहा है। कई सारे एफपीओ हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं। एक्चुअली एफपीसी से एफपीओ कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट वो आइडेंटिटी बन सकती है। तो पूरे भारत के बहुत सारे एफपीओ हैं जो अपनी अपनी जगह पर, कुछ 15 लोग हैं, कुछ 30 लोग हैं, कुछ 100 लोग हैं, कुछ 80 लोग हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं। तो हम अभी बढ़ रहे हैं केला, गन्ना, पपीता, बैम्बू और काटन, 5 फसलों पर हमारा पूरा गाइडलाइन स्टार्ट टू एंड सपोर्ट है। 5 फसलों पर, ज़्यादा फसलों को अभी हम ही टच नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भारत बहुत बड़ा है और हम एक जगह की वजह सब दूर फैले हुए हैं। हम इसमें सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी लेके जा रहे हैं, जिसमें फ्रंट पर हमने रखा है केला और बैम्बू, 2 चीज़ों को, केले और बैम्बू को रखा है फ्रंट पर। तो आपने अगर वहाँ एफपीओ बना भी लिया, या आप 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, तो वो एफपीओ डायरेक्ट आप बी किसान से जुड़ सकता है। पूरी की पूरी आइडेंटिटी बी किसान से जुड़ सकती है। तो बी किसान की सारी एक्टिविटी वहाँ पर होना चालू हो जाएगी। मीटिंग है, ट्रेनिंग है, पौध, गाइडलाइन और मार्केट। मुझे तो यही सही लग रहा है कि हम जो भी 15, 20, 25 जो भी जब जुड़ते हैं वो बी किसान से जुड़ जाए, डायरेक्ट मर्ज हो सकते हैं, बिल्कुल पूरा का पूरा वैसे साथ में हो सकते हैं। तो केले में काफ़ी संभावनाएं हैं। एक बार लगाकर अनेक साल लिया जा सकता है। एक बार लगाकर पहली कटिंग 10-11 महीने में, दूसरी हर कटिंग 6 से 8 महीने में ली जा सकती है। इसको जब हम पेपर पे देखते हैं तो आंकड़े मतलब माइंड बस्ट करने वाले आते हैं। सर ये पेपर पे जब लेंगे ना आंकड़े, इतने सुंदर बनते हैं। एक बार केला लगाया तो 28,000 का पौधा लगता है बस प्लांटेशन के लिए, 1 एकड़ में 28,000 का, मार्केट की बात कर रहा हूँ। और जब केले की खेती को साफ करते हैं कि अब दूसरी फसल करना है, तो फिर 25 से 30,000 लगता है प्लाट को काटना, निकालना, उसको बाहर करना और रोटावेटर करना, सब कुछ में। भोजन का कुछ सिस्टम है, समझ देख लो। तो विजिट करके आएंगे जब एक विजिट कर लेते हैं। तो केला लगाना और निकालना, 30,000 लगाते समय, 30,000 निकालते समय। केले की खेती इतनी सुंदर है कि पहले 60,000 क्या मेरे पास है, अभी बात छोड़ दो, खाद क्या डालूंगा, पानी कहाँ से दूंगा, कल्टीवेशन कैसे करूंगा, निदाई गुड़ाई क्या करूंगा। 30,000 जमीन की तैयारी करी और पौधा लगाया, इसके बगैर तो लगेगा नहीं ना। कल्टीवेशन, नालियाँ, पौधा लाके लगाना, केवल पानी दिया, खाद को भूल जाओ, 30,000। और जब खेत खाली होगा 1 साल के बाद तो 30,000। तो पहले क्या मेरे पास 60,000 है। अब इसके बाद मैं कौन सी गाइडलाइन फॉलो करूंगा, फर्टिलाइजर वाली, या मार्केट में ऑर्गेनिक बहुत सारा चल रहा है, या मार्केट में जीरो बजट चल रहा है, या मार्केट में प्राकृतिक चल रहा है, या बलराम भाई बोल रहे हैं 70-30 खेती रेसिड्यू फ्री। तो गाइडलाइन कौन सी फॉलो करूंगा, उसका पैसा अलग है, वो बोनस है।
हेवी फर्टिलाइजर पे गए तो 40 से 50 रुपए पौधे का खर्चा है, पर पौधे का। हाँ मैं बताता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। एक पौधे का जनरल तरीके से बताता हूँ, 45 रुपए पौधे का खर्चा है, और आपने 3 एकड़ में 5250 पौधे लगाए, तो 5250 गुणित 45 तो 2,36,250 रुपए का आपका एक पॉकेट का खर्चा होगा लगाने से आखिरी तक फर्टिलाइजेशन का। अभी पौधा अलग हो गया, निंदाई गुड़ाई अलग हो गए, पानी प्रबंधन अलग हो गया। और यहीं पर अगर हम 45 रुपए का खर्चा करते 3000 पौधे पर, तो 1,35,000। हाँ 1 लाख का फर्क आ गया। 1 लाख का फर्क आ गया। ये सूत्र काम में आता है, इस सूत्र को पकड़ के चलो। किसान खर्च आधा, उत्पादन ज़्यादा। केले को चाहिए सराउंड ग्राफ, हम दे रहे हैं उसको कंजेस्टेड से। केले को चाहिए खुलापन, हवा विचरण, धूप, हर पत्ते पर फोटोसिंथेसिस, तो उत्पादन ज़्यादा आता है। मैं बोल रहा हूँ 25 से 30 टन आता है, लेकिन मैं छोटे शब्दों में 20 से 22 टन बोल रहा हूँ। 5x5 पर भी 20 से 22 ही टन आता है, 5x7 पर भी 20 से 22 ही टन आता है, 5x9 पर भी 20 से 22 ही टन आता है पहले साल। क्यों ऐसा क्यों? प्रश्न आएगा ना दिमाग में। सूर्य जो रोशनी बिखेरता है तो पत्ते उसको एब्जर्व करते हैं, क्लोरोफिल के माध्यम से फोटोसिंथेसिस करते हैं। 1 एकड़ की जो जगह है वो जगह फिक्स है, 43,560 स्क्वायर फीट। आपने 5x5 लगाया तो जगह बढ़ गई, उतनी है। 5x9 लगाया तो क्या जगह बढ़ गई? जगह उतनी है। तो 1 एकड़ में जब सूर्य देवता अपनी रोशनी दे रहा है तो वो जो एनर्जी दे रहा है वो तो 43,560 स्क्वायर फीट में है। या 3,000 पौधे लगाओ, 30,000 पौधे लगाओ, ठीक है। तो वो जो ग्रहण किया जाता है फोटोसिंथेसिस, वो उतने ही टनेज आउटपुट देगा। हमारी भ्रांति है कि मैंने 2 किलो खाद ज्यादा डाला तो उत्पादन ज्यादा आएगा। एक्चुअल में केला बिका तो क्या बिका? वजन, वेट बिका ना, वजन। मेरे खेत से 50 टन केला बिका तो 50 टन क्या? वजन। उस वजन में क्या है? 70% पानी है। उस वजन में क्या है? 70% पानी, 20 से 22% बायोमास है, 8% हवा और न्यूट्रिशन और इनका कॉम्बिनेशन। ये जो 50 टन बिका, 70% पानी। तो हम जो भी खेती कर रहे हैं, 1 एकड़ में जितना प्रोडक्शन निकल रहा है, केला, पपीता, गन्ना, जो भी, तो 70% योगदान किसका है? पानी का। हमें ध्यान किस पे देना चाहिए? तो 70% वेट वो बढ़ाएगा ना कि बेस्ट इरिगेशन प्रैक्टिसेस क्या रहे, 70% उसका योगदान है। अब बायोमास जो सूर्य देवता का योगदान है, जो फोटोसिंथेसिस करके बायोमास प्रोड्यूस कराता है, एनर्जी। पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी किधर है? एक चीज है, वो एनर्जी दे रहा है, उससे हम चल रहे हैं, उससे पेड़ पौधे चल रहे हैं। तो ये एनर्जी सरल भाषा में ग्रहण करते हैं और अपनी मांस मज्जा को बड़ी करते हैं, मतलब फाइबर बड़ा होता है। तो जो 20 से 22% है वो किसकी देन है? सूर्य की। अब हमारी कलाबाजी क्या है? 8%। पड़ोस वाले ने 2 DAP डाला है तो मैं 3 डालूंगा तो ज्यादा पकेगा। ये 8% में सिमट गया। ये कलाबाजी इधर 8% की है। तो हमें किसी भी फसल का उत्पादन बढ़ाना घटाना हो तो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से बड़ा घटा सकते हो तो 8% का फर्क आता है। ये पुराने डाटा निकाल के देख लेना। बाकी फर्क आता है आपने ग्राफ क्या लिया, आपने इरिगेशन प्रैक्टिसेस क्या करी और उस फसल को क्या आवश्यकता है, उसकी मार्फोलॉजी क्या है चलने की, उसकी शैली कैसी है, उसकी डिटेल्स क्या है, उस हिसाब से हमने उसको टचअप उस टाइम पे किया तो उत्पादन आपका 100 किलो। तो 100 किलो में हम भ्रांति में रहते हैं कि 100 किलो तो मेरा DAP से, पोटास से, यूरिया से पका है क्योंकि मार्केट की आप अगर डेटा निकालोगे तो 0 बजट से भी केला पकता है। पालेकर जी एक दाना नहीं डलवाते। ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले कई सारे पोर्टफोलियो है जो कुछ बना करके डलवाते हैं कि घर पे ये बना लो, वो बना लो, गोबर कंपोस्ट कर लो, उससे भी केला पकता है। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, एग्रोनॉमी की जो पैनल चल रही है उससे भी केला पकता है।
और बीके बनाना जो अलग लाइन में चले गया, रेसिड्यू फ्री हम बोलते हैं, हम ना ऑर्गेनिक बोलते हैं ना पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर बोलते हैं। एक्चुअल चाहिए क्या कि मैं जो फल खाऊं उसमें कैंसर वाले कीटाणु ना हो, ठीक है। ये जो पौधा है, ये जो धरती माँ है, यहाँ पर हम जो इसके लिए भोजन डालें हैं उसमें हार्मफुल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर ना हो जो बैक्टीरिया को मारे, जो जमीन को खराब करे। ये प्रक्रिया हुई रेसिड्यू फ्री। अब अगर हमने प्राकृतिक बोला है तो खाद को हाथ नहीं लगाना मतलब कसम खा ली, वो गड़बड़ है। हमने अगर पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर बोला है तो गुड़ गोबर की ड्रेंचिंग नहीं करना, ये भी खतरनाक है। एक्चुअल में दोनों का मिश्रण चाहिए जो होता है रेसिड्यू फ्री। पौधे को जो चाहिए वो देना पड़ेगा, हमको चाहिए कैंसर फ्री, तो उस स्टाइल में देंगे भाई, इतना सा फर्क है। ये सारे छोटे छोटे से डॉट है। अच्छा हुआ आप आज आए हो, मैक्सिमम तो जानकारियां आप तक पहुंची है। सिंह साहब किधर है, पूछो विजिट के लिए। आपके अभी तक जो मैंने चर्चा करी, सिंह साहब को बुला के ला, अभी तक जो चर्चा करी इसमें कुछ प्रश्न निकल रहे हैं आपको जो आपको समझने में कुछ रुक रहे हो? तो मेरा प्रश्न वही है कि मैं तो ये पौधा आज तक केमिकल दे के बड़ा किया हूँ। हाँ। मैं ये काट दिया हूँ, लेकिन मेरी ज़मीन में वो केमिकल आज भी है। मैं यदि उस पर नेचुरल या जो 70-30 के बेस पे काम करता हूँ, ऑर्गेनिक हो गया, तो पौधे पे क्या असर होगा उसका? हाँ। पहले स्टार्ट में तो उसको इतनी जल्दी वो ये पत्ता, फूल पत्ता जो भी है वो सड़ेगा नहीं और उसको जल्दी खाद मिलेगा नहीं। बराबर। 4-5 महीने तो लगेंगे कम से कम उसको। तो वो 4-5 महीने में पौधे को बड़ा रखने के लिए उसको भोजन कहाँ से अवेलेबल करेंगे और उसकी डीमोटिलिटी की बजाय ग्रोथ कैसे होगी? कैसे हो? ठीक। एक्चुअली जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक, प्राकृतिक या 70-30 खेती, तो हमें ऐसा लगता है कि अब मैं पौधे को खाद नहीं डालूंगा। विजिट पे निकले, हाँ, है ना? तो हम ये आपकी जो प्रश्न है ये खेत पे चलकर ही हम फाइनल देख लेते हैं, ठीक है। पौधे को चाहिए वो देना पड़ेगा, तरीका क्या होगा मैं खेत में दिखाता हूँ। सर एक छोटा सा सवाल, 70-30 जो आप बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है? 70-30 का मतलब 70-30 फार्मिंग, ये एक सूत्र है जो किसान पाठशाला ने अपने 15-20 साल के करियर में एक निचोड़ निकाला है। पूरे भारत में जो खेती हो रही है, जो एग्रोनॉमिस्ट बता रहे हैं, जो एक्चुअल में किसान कर पा रहा है, बताना एक अलग बात है, वो कर क्या पा रहा है वो दूसरी बात है। ऑर्गेनिक, प्राकृतिक, रासायनिक कुछ भी ले लो, ग्रीन रेवोल्यूशन हरियाणा पंजाब से आया, सबसे बड़ा कैंसर का हब हरियाणा पंजाब, तो बताना कुछ भी है, रियल में एप्लीकेशन क्या हुआ। तो इन सब का निचोड़ है 70-30 फार्मिंग, ये सूत्र है। तो सूत्र का मतलब अब इसको तोड़े हम सूत्र को, तो 70% ऐसी जगह जो इस प्लांट के लिए हम रिजर्व करें हमारे खेत में, उसको छेड़ेंगे नहीं। 30% ऐसी जगह जो हम किसान खेत में जाकर काम करेंगे, क्योंकि हमें कुछ स्पेस चाहिए ना खेत में अंदर जाने के, बाहर आने के लिए, काम करने के लिए। 70% जगह पर पौधा अपनी जड़ों को फैलाए, वो खुद अपना काम करे, उसको हम छेड़ेंगे नहीं, उसको छोड़ देंगे। 30% जगह रिजर्व रखेंगे जहां पौधे की जड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खेत में जाकर काम करूंगा तो मुझे कड़क जगह चाहिए, मुझे साफ सुथरी जगह चाहिए। मैं जब खेत के अंदर चल फिर करूंगा तो मुझे कोई एरर ना चाहिए, सांप, बिच्छू, नेवला कुछ ना आना चाहिए, ताकि मैं निडर होकर खेत में जाऊं और काम करूं। पानी नहीं होना चाहिए, कीचड़ नहीं होना चाहिए। तो एक सूत्र है 70-30 फार्मिंग, 70% प्लांट के लिए, 30% हम किसानों के लिए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 100% हम खेती करेंगे। ये एक सूत्र है 70-30 फार्मिंग। यस। अभी पपीता और केरा लगाना है 5x9 पे, तो जो अभी मौसम गर्म रहेगा इसके लिए सन बोना पड़ेगा। सन बोना पड़ेगा, हम खेत में चलकर देखते हैं। तो लंबा पूरा 9 फीट में बोए तो वहाँ पर बताते हैं ना, फील्ड पर ही डायरेक्ट चलकर देखते हैं, ठीक है। आइए।